वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा, आप सभी का बीए पार्ट थर्ड की पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। आर्थिक विश्लेषण की दो विचारधाराएं हैं, दो दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है और दूसरा दृष्टिकोण समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। सर्वप्रथम रैगनर फ्रिश ने 1933 में माइक्रो और मैक्रो शब्दों का प्रयोग किया था। अब हम ये देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लघु, छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वैयक्तिक इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये वैयक्तिक इकाइयां एक फर्म हो सकती है, एक व्यक्ति हो सकता है, एक उपभोक्ता, एक उद्योग, एक फर्म हो सकता है। इसे हम कीमत सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कीमतों का निर्धारण करते हैं। जैसे एक उत्पादक अपने उत्पाद की कीमतों का निर्धारण करता है, उत्पादन के साधन अपनी सेवाओं की कीमतों का निर्धारण करते हैं, एक बाजार उसके अंतर्गत आने वाली बिक्री के लिए प्रस्तुत होने वाली वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण करता है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम प्रत्येक स्तर पर कीमतों का निर्धारण करते हैं, इसलिए इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कुछ इस प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि आय और कीमत स्तर के दिए हुए होने पर एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, या कीमतों के दिए हुए होने पर एक फर्म कितना उत्पादन कर सकती है, या एक उद्योग में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किस प्रकार हो सकता है, और या कि वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होगा, और साधनों के बीच, उत्पत्ति के साधनों के बीच आय का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें वैयक्तिक इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब हम आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो शब्द भी ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विशाल या वृहद। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र में हम आर्थिक समग्रों का अध्ययन करते हैं। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें कि हम विभिन्न आर्थिक समग्रों का, वृहद आर्थिक समग्रों जैसे कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, समग्र व्यय, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, समग्र बचत एवं समग्र निवेश जैसे वृहद समग्रों के आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कुछ इस प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, रोजगार के स्तर में होने वाला परिवर्तन कीमत स्तर को किस प्रकार प्रभावित करता है, और समग्र बचत और निवेश में होने वाले परिवर्तन राष्ट्रीय आय को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र विभिन्न आर्थिक मात्राओं के औसतों और उनके समग्रों के व्यवहार, उनके आपसी संबंध और उनकी प्रकृति का विस्तार से अध्ययन करता है। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें विभिन्न आर्थिक समग्रों का अध्ययन किया जाता है। किसी एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग के व्यवहार का नहीं, बल्कि समस्त उद्योगों का, समस्त व्यक्तियों का, संपूर्ण समुदाय का
एक साथ अध्ययन, समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसकी विषय वस्तु से तात्पर्य है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, किन विषयों का अध्ययन इस समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है उसमें सबसे पहले हम लेते हैं आय एवं रोजगार का सिद्धांत। आय एवं रोजगार का सिद्धांत, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है और रोजगार के स्तर का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। देश में इष्टतम स्तर आय और रोजगार के क्या हो सकते हैं, इन विषय का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। जब हम उत्पादन एवं रोजगार के निर्धारण की बात करते हैं, आय एवं रोजगार के निर्धारण की बात करते हैं, तब हमें उपभोग फलन का सिद्धांत और निवेश फलन का सिद्धांत पढ़ने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में सबसे पहला आता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके पश्चात इसकी विषय वस्तु में दूसरा बिंदु आता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। और इसके अंतर्गत हम विभिन्न आर्थिक समग्रों को देखते हैं कि उन सभी की कीमतों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। यहाँ किसी एक वस्तु विशेष की कीमत का अध्ययन हम नहीं करते, यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कीमतों का, समग्र अर्थव्यवस्था के जो भी कीमतों के सामान्य स्तर हैं, समष्टि आर्थिक मूल्यों के समग्र रूप में उनकी कीमतों का निर्धारण करते हैं। और इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मुद्रास्फीति और मुद्रा अविस्फीति की स्थिति किस प्रकार अर्थव्यवस्था में कार्य करती हैं। इसके पश्चात तीसरी विषय वस्तु समष्टि अर्थशास्त्र की है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक विभिन्न इकोनॉमिक मॉडल्स का, आर्थिक मॉडल का हम यहाँ अध्ययन करते हैं। और ये आर्थिक मॉडल विभिन्न दीर्घकालीन समस्याओं पर विचार करते हैं और इन दीर्घकालीन समस्याओं के साथ विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के उच्चावचन, बेरोजगारी, मंदी, मुद्रास्फीति आदि के महत्व पर विस्तार से चर्चा हम करते हैं। इसके पश्चात समष्टि आर्थिक सिद्धांत का चौथा और अंतिम बिंदु विषय वस्तु का कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, समष्टि वितरण का समष्टि आर्थिक सिद्धांत। और इसमें हम ये देखते हैं कि कुल राष्ट्रीय आय में से समाज के विभिन्न वर्गों, मुख्यतः श्रमिकों, पूंजीपतियों आदि के सापेक्षिक भागों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। इस प्रकार वितरण के समष्टिपरक सिद्धांतों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। आय एवं रोजगार का सिद्धांत जब हम पढ़ते हैं तब उसके साथ हमें उपभोग फलन का सिद्धांत और निवेश फलन का सिद्धांत दोनों को साथ पढ़ना होता है, लेकिन ये दोनों मिलकर के अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों को जन्म देते हैं। तो इसलिए हमें, जब हम उत्पादन एवं रोजगार का सिद्धांत पढ़ते हैं तब निवेश और उपभोग फलन के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले व्यावसायिक चक्रों का भी विस्तार से अध्ययन करना होगा। इसके पश्चात प्रश्न उठता है कि समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के पृथक से अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम समग्रों का अध्ययन करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम वैयक्तिक इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वैयक्तिक मूल्यों का अध्ययन करते हैं। तब ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि वैयक्तिक मूल्यों का योग करने के उपरांत जो समग्र हमें प्राप्त होते हैं उन्हीं से हम अपना काम चलाएं और अलग से इसका समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन ना करें। लेकिन यह सही नहीं है, हमें समष्टि अर्थशास्त्र का पृथक से अध्ययन करना अनिवार्य, अपरिहार्य है। क्यों है, इसकी व्याख्या हम करते हैं। विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले निष्कर्षों को यदि
सामान्यकृत कर दिया जाता है, संपूर्ण समुदाय पर लागू कर दिया जाता है, तब यह बहुत खतरनाक, अनुपयुक्त और भ्रमित करने वाला हो सकता है। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो बात सही है, यदि हम कहें कि वह संपूर्ण समुदाय के लिए भी सही होनी चाहिए, तब यह हमारे लिए भ्रामक हो सकता है और अनुपयुक्त हो सकता है, और इसे हम संरचना की भ्रांति यानी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कहते हैं। जब कभी कोई आर्थिक नियम किसी एक व्यक्तिगत इकाई पर लागू होता है लेकिन संपूर्ण इकाई पर लागू नहीं होता, तब हम इसे पैराडॉक्सेस कहते हैं। इससे विरोधाभास उत्पन्न होते हैं और जिन्हें समष्टि आर्थिक विरोधाभास कहा जाता है। प्रोफेसर केनेथ ई बोल्डिंग ने सही कहा है कि ये विरोधाभास ही हैं जो हमें बताते हैं कि जटिल समग्रों के होने के पश्चात हमें पृथक से समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों होती है। किसी एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, उदाहरण के तौर पर यदि किसी एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस व्यक्ति के लिए अधिकाधिक बचत करना बहुत फायदेमंद हो सकता है, उसके लिए लाभदायक हो सकता है। लेकिन यदि संपूर्ण समुदाय अधिकाधिक बचत करता है, तब यह स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकती है और अर्थव्यवस्था मंदी की ओर अग्रसर हो सकती है। इसे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहा, यानी बचत का विरोधाभास कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि एक व्यक्ति बैंक से अपनी जमाएं निकाल लेता है, तब यह उसके लिए लाभदायक हो सकता है। लेकिन यदि समस्त जमाकर्ता अपनी जमाएं बैंक से निकालने के लिए एक साथ एक ही समय पहुंच जाते हैं, तब यह बैंकिंग प्रणाली के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न कर सकता है और बैंक दिवालियेपन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। समष्टि आर्थिक विरोधाभासों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। सबसे पहला उदाहरण है कि यदि एक किसान को बम्पर फसल प्राप्त होती है, यानी उसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है, तो ऐसी स्थिति उसके लिए लाभदायक है। लेकिन यदि सभी किसानों की बम्पर फसल प्राप्त होती है, तब ऐसी स्थिति उन कृषक समुदाय के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि सभी की बम्पर फसल प्राप्त होने का तात्पर्य है कि सप्लाई ज़्यादा होगी और कृषिगत उत्पादों के मूल्य गिर जाएंगे और सभी किसानों को हानि होगी। तो इस प्रकार एक किसान के लिए जो बात सही है, वो समस्त कृषक समुदाय के लिए सही नहीं होगी। दूसरा उदाहरण समष्टि आर्थिक विरोधाभास का है कि किसी एक व्यक्ति की मौद्रिक आय यदि बढ़ती है, तब उसके लिए लाभदायक है। लेकिन यदि सभी व्यक्तियों के लिए मौद्रिक आय बढ़ जाए, तब यह समाज के लिए, उन सभी व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति की आय में वृद्धि यदि है और दूसरे व्यक्ति की भी आय बढ़ जाती है और समस्त समुदाय के व्यक्तियों की आय बढ़ जाती है, तब यह मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। तीसरा विरोधाभास है कि यदि बैंक से कोई एक व्यक्ति जमा राशि निकालता है, यह उसके लिए लाभदायक है, लेकिन सभी जमाकर्ता बैंक से एक साथ अपनी जमा राशि निकालने पहुंच जाते हैं, तब यह बैंकिंग प्रणाली के लिए हानिकारक हो सकता है और बैंकिंग प्रणाली संकट में आ सकती है। चौथा उदाहरण है कि यदि किसी एक उद्योग विशेष पर प्रशुल्क लगाया जाता है, तब यह हमारे घरेलू उत्पादकों के लिए लाभदायक हो सकता है। लेकिन यदि सभी उद्योगों पर कर लगा दिया जाए, प्रशुल्क बढ़ा दिया जाए सभी उद्योगों पर, तब यह हमारे उत्पादकों के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में लागत के बढ़ जाने की संभावना हो जाती है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की महत्ता क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को दर्शाने के लिए हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, और वो है सिग्निफिकेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी सरकार की आर्थिक नीति के निर्धारण में महत्व। इसमें सरकार जब भी आर्थिक नीतियों का निर्धारण करती है, तब ये देखती है कि सरकारी नीतियां कहाँ तक उत्पत्ति और रोजगार को प्रभावित करती हैं। सरकारी नीतियों में देखा जाता है कि देश में उत्पादन एवं रोजगार का स्तर क्या है, मुद्रास्फीति का स्तर क्या है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति
की स्थिति क्या है आदि विभिन्न समग्र चर राशियों का अध्ययन करने के उपरांत ही आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है। और जब हमें इन समग्र चल राशियों के वास्तविक स्थिति का ज्ञान जब तक नहीं होगा, तब तक हम सही आर्थिक नीतियों का निर्माण नहीं कर सकते। और इन समग्र चल राशियों का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट था कि आर्थिक नीतियों के निर्धारण के लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती है। दूसरा बिंदु है आर्थिक नियोजन एवं समष्टि अर्थशास्त्र। आर्थिक नियोजन में संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नियोजन की प्रक्रिया में बचत और निवेश की दरें निर्धारित की जाती हैं और इन्हें बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। स्वयं आर्थिक विकास की वार्षिक दर को निर्धारित करके उसको प्राप्त करने के उपाय सुझाए जाते हैं। इस प्रकार आर्थिक नियोजन के द्वारा अनेक समग्र चल राशियों या चरों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। तीसरा बिंदु है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व इससे भी सिद्ध होता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को सही तरीके से समझने के लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। एक उद्योग में मजदूरी का निर्धारण अर्थव्यवस्था में मजदूरी की सामान्य स्थिति से प्रभावित होता है। एक वस्तु की कीमत बहुत कुछ देश में प्रचलित सामान्य कीमत स्तर से प्रभावित होती है। यदि हम व्यष्टि आर्थिक मूल्यों का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि किसी एक श्रमिक की मजदूरी, एक उत्पाद की कीमत उस देश में प्रचलित समस्त श्रमिकों की कीमत और समस्त उत्पादों की कीमत से प्रभावित होती है। इसके पश्चात नेक्स्ट बिंदु आता है कि हमें समष्टि अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि समग्रों का पृथक से अध्ययन करना आवश्यक होता है। समग्रों का पृथक से ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि समग्र या समूह केवल व्यक्तिगत इकाइयों का जोड़ मात्र नहीं होता। इसमें व्यवहार की अपनी स्वतंत्र विशेषताएं भी होती हैं जिनसे परिचित होना पड़ता है। एक वन केवल विभिन्न पेड़ों के योग से ही नहीं बनता, बल्कि उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ लगे होते हैं जिनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं और जिन्हें पहचानने की आवश्यकता होती है। एक अर्थव्यवस्था भी विभिन्न स्वतंत्र आर्थिक इकाइयों का समूह मात्र नहीं होती। पुराने उद्योग नष्ट होते हैं, नए उत्पन्न होते हैं और अर्थव्यवस्था निरंतर निर्बाध गति से आगे चलती रहती है। अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान का अपना पृथक महत्व होता है। समूह में जो समरूपता होती है उसके अध्ययन से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व सर्वविदित हो जाता है। तत्पश्चात हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की पहली सीमा है डिफिकल्टीज इन मेजरिंग एग्रीगेट्स, अर्थात समग्र मूल्यों का मापन करने में कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं सेवाओं का मूल्य ज्ञात करके उनकी सहायता से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना काफी कठिन होता है। सामान्य मूल्य स्तर का पता लगाने के लिए हमें थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने होते हैं, जिनमें भार का निर्धारण, वस्तुओं के चुनाव और कीमत संग्रह को लेकर अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बिंदुओं व कई चरणों पर औसत निकाले जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है। इसके पश्चात फैलेसियस कंक्लूजन यानी भ्रामक निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं। सांख्यिकी विधियों से पूर्णतः परिचित न होने के कारण कभी कभी कुछ व्यक्ति समग्र राशि को देखकर गलत परिणाम भी निकाल लेते हैं। जैसे माना कृषि पदार्थों के भाव घट गए हैं और औद्योगिक पदार्थों के भाव बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य कीमत स्तर को लगभग स्थिर देखकर इन दोनों आर्थिक क्षेत्रों की विभिन्न और विपरीत दशाओं का ज्ञान नहीं हो पाता। हो सकता है एक का प्रभाव दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दे अथवा मिटा दे। अतः ऐसी स्थिति में निष्कर्षों का सही अर्थ लगाना होता है, जिसके लिए विशेष योग्यता, दक्षता और सावधानी की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात तीसरा बिंदु है डिफिकल्टीज इन कन्वर्टिंग बिग यूनिट्स अकॉर्डिंगली, विशाल इकाइयों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने में कठिनाइयां। किसी भी अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़ी इकाइयों जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय निवेश
आर्थिक विकास की वार्षिक दर, सामान्य मूल्य स्तर को लक्ष्यों के अनुसार बदल सकना काफी कठिन होता है। भारत जैसे देश में तो कई प्रकार के प्राकृतिक तत्व भी पाए जाते हैं जो लक्ष्यों के अनुसार प्रगति नहीं होने देते। फिर भी प्रभावपूर्ण आर्थिक नीतियां अपनाकर इन आर्थिक चल राशियों को परिवर्तित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। इस संबंध में समष्टि अर्थशास्त्र निश्चित रूप से प्रभावपूर्ण नीतियों का एक आवश्यक सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि से इसकी उपयोगिता स्वीकार की जानी चाहिए। अंत में समष्टि और व्यष्टि आर्थिक सिद्धांतों को मिश्रित रूप में पढ़ने की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि व्यष्टि और समष्टि दोनों विचारधाराएं किसी भी आर्थिक प्रणाली में समान रूप से महत्व रखती हैं। दोनों ही दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें मिश्रित रूप में पढ़ने की आवश्यकता होती है। प्रोफेसर गार्डनर एक्ले ने कहा है कि समष्टि आर्थिक समस्याओं को समष्टि आर्थिक उपकरणों से हल किया जाना चाहिए और व्यष्टि आर्थिक समस्याओं को व्यष्टि आर्थिक उपकरणों की सहायता से हल किया जाना चाहिए। यदि हम व्यष्टि आर्थिक समस्याओं का निराकरण समष्टि आर्थिक उपकरणों से करने का प्रयास करते हैं और समष्टि आर्थिक समस्याओं का निराकरण व्यष्टि आर्थिक उपकरणों की सहायता से करने का प्रयास करते हैं, तब यहाँ पर एक भ्रमात्मक और गलत निष्कर्ष प्राप्त होने की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। आज के कक्षा में हमारा प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है और इसके पश्चात हम अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। सभी छात्राएं, उनके लिए एक सूचना ही है कि इस व्याख्यान के उपरांत वे कुछ संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन करें, कुछ टेक्स्ट बुक वो अपने पास खरीद कर रखें, जिसमें 4 मुख्य पुस्तकों के नाम हैं। सबसे पहला प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण नाथुराम का जी की पुस्तक है समष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा प्रोफेसर MC वैश्य की पुस्तक है समष्टि अर्थशास्त्र। प्रोफेसर HL आहूजा की पुस्तक है उच्चतर समष्टि अर्थशास्त्र और प्रोफेसर राणा N वर्मा की पुस्तक है एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। आप इन सभी पुस्तकों का गहन और विस्तार से अध्ययन करें, सुने और समझें। मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए गुड बाय।